Good evening, class. Today we are going to a very small topic, that is encephalitis. It is the second most of the inflammatory disease of nervous system. Okay, encephalitis is an acute inflammation of the brain. It is an acute inflammation मतलब swelling of the brain. Usually किससे हो रहा है? Usually resulting from either viral infection. Viral infections के कारण हो सकता है, या बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैकिंग द ब्रेन टिश्यू, या तो बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम के कारण जब ये ब्रेन टिश्यूज़ को अटैक करते हैं उसके कारण एंसेफ्लाइटिस हो सकता है. सो एंसेफ्लाइटिस क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन. देन इसके कॉजेज, एग्जैक्ट कॉज ऑफ एंसेफ्लाइटिस इज अननोन, किसी को भी नहीं पता है, बट हम वायरल कॉजेज देखेंगे. वायरल कॉजेज में क्या क्या है? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, रेबीज वायरस एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शन. चाइल्डहुड इन्फेक्शंस में क्या है कि बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाता एंड डायरेक्टली दे अफेक्ट द ब्रेन एंड दस दे रिजल्ट क्या होता है, उसको एंसेफ्लाइटिस हो सकता है. Then what are the risk factors? That is age. Age is the very common risk factors for any disease condition. Then weakened immune system, जिसकी immune system strong नहीं है to fight for a disease, उस पर्सन को हो सकता है. देन जियोग्राफिकल रीजन्स में किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई बीमारी होती है तो ये भी उस बीमारी होने का एक कारण हो सकता है. दैट वाज द रिस्क फैक्टर फॉर एंसेफ्लाइटिस. सो हम देखेंगे एंसेफ्लाइटिस को हमने क्या देखा. इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ ब्रेन टिश्यूज. ओके, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंसेफ्लाइटिस. तो हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे. हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या होता है? ये वायरस retrograde intraneural path from olfactory and trigeminal nerve to the brain. retrograde का मतलब होता है बैकवर्ड इम्पल्सिस. न्यूरॉन्स जो इम्पल्सिस ट्रांसमिट हो रही है वो क्या हो रही है? बैक फ्लो कर रही है. किसमें? फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एंड ट्राइजेमिनल नर्व्स टू द ब्रेन, जिसके कारण क्या हो रहा है? वायरस रीएक्टिवेट इन द ब्रेन टिश्यूज. वायरस जो ऑलरेडी एक्टिवेट थे बट बैकवर्ड फ्लो के कारण क्या हो रहा है? वो रीएक्टिवेट इन द ब्रेन टिश्यूज एंड इट लीड्स टू एंसेफ्लाइटिस. ओके, हमने हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का बताया क्योंकि इसके बाद हम जितने भी डिसीज़ का बताएंगे दैट वाज द सेकेंडरी कॉज, और उसका आप इजीली बना सकते हो हाउ द इन्फेक्शन अकर्स. देन कम फॉर द साइन एंड सिम्टम्स. क्या क्या साइन एंड सिम्टम व्हाट वी आर कॉमनली डील? फीवर होगा, ड्राउजीनेस, लेथार्जी एंड पॉसिबली देर आर द चांसेस ऑफ कोमा. ओके, देन हेडेक, पर्सनैलिटी चेंजेस. पर्सनैलिटी चेंजेस क्यों? बिकॉज इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. देन इरिटेबिलिटी और इमोशनल आउटबर्स्ट. कन्फ्यूजन रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है. देन वीकनेस इज वन और मोर एरिया ऑफ द बॉडी. एक से ज़्यादा पार्ट में बॉडी के क्या होगा? वीकनेस होगा. एंड लास्टली क्या होगा? अगर ये ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इट मे लीड टू सीजर्स ऑल्सो. ओके, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंसेफ्लाइटिस. देन डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और द अदर लैब टेस्ट. अदर लैब टेस्ट में हम क्या करेंगे? आप बता सकते हैं. CT, MRI एज द कॉमन फॉर द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ब्रेन इमेजिंग, स्पाइनल टैप दैट इज लंबर पंचर हम करके CSF फ्लूइड काउंट्स चेक करेंगे कि इन्फेक्शन कितना है. देन EEG फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. इससे क्या करेंगे? हम चेकआउट करेंगे कि इम्पल्सिस ट्रांसमिशंस में कहाँ दिक्कत आ रही है. देन वी डील विद द कॉम्प्लिकेशंस. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? फटीगनेस, वीकनेस, पर्सनैलिटी चेंजेस, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है एंड द स्पीच इम्पेयरमेंट. इसमें जो कॉमन है सिर्फ वो दिया हुआ है, बाकी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं विच वॉज वेरी कॉमन इन एवरी पर्सन. बट ये जो है, ये कॉम्प्लिकेशंस जो बताए हुए हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं. ओके, जैसे फटीगनेस, वीकनेस, पर्सनैलिटी चेंजेस, मेमोरी प्रॉब्लम, पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है. दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन एंसेफ्लाइटिस. देन हाउ यू कैन प्रिवेंट? प्रैक्टिस गुड हाइजीन. अपनी हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट को टीच आउट कर सकते हैं. डोंट शेयर यूटेंसिल्स. अपने बर्तन किसी और को नहीं देना. एंड सेम है फूड्स और क्लोथ्स के लिए भी. टीच चिल्ड्रन गुड हैबिट्स. हम बच्चों को पहले से ही सिखाएंगे तो क्या होगा कि वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा. बट बिकॉज हमने देखा इसके एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, बट हम इसको वायरल कॉजेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वायरस एक कॉज हो सकता है एंसेफ्लाइटिस होने का. इसलिए हम बच्चों से को गुड हैबिट सिखाएंगे, हम खुद भी हाइजीन मेंटेन करेंगे एंड अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करेंगे. दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ एंसेफ्लाइटिस. इसकी मैनेजमेंट क्या है? बेड रेस्ट. हम पेशेंट को क्या करेंगे? एज मच एज पॉसिबल उसको बेड रेस्ट करने की, कंप्लीट रेस्ट देने की कोशिश करेंगे. देन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स.
क्यों देंगे? ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए बॉडी का। एंड आपको पता है इन्फेक्शन है तो हमें क्या देना है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में हम क्या देंगे? सच एज एसिटामिनोफेन, आइब्रोफेन, नेप्रोक्सन सोडियम टू रिलीव हेडेक एंड फीवर। क्यों देंगे? ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए और ये रिलीव हो जाए। फिर हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे क्योंकि ये वायरस से हुआ है। एंसेफ्लाइटिस कॉज बाय सर्टेन वायरसेस, इसलिए क्या होता है? एंटीवायरल ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट में हम कौन सा देंगे? एसाइक्लोविर एंड गेनसाइक्लोविर, साइटोविन उसको बोला जाता है, एंड जोविरेक्स। ओके, दीज आर द टू ड्रग्स विच आर यूज फॉर द एंटीवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट, इसकी कोई स्पेसिफिकली सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, सो गो फॉर द नर्सिंग मैनेजमेंट। फॉलोअप थेरेपी देंगे, फिजिकल थेरेपी देंगे टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलिटी। फिजिकल थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट जो रहे उसका बॉडी वेट बैलेंस्ड रहे और वो एक्टिव रहे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों देंगे? टू डेवलप एवरीडे स्किल एंड टू यूज एडेप्टिव प्रोडक्ट्स दैट हेल्प एवरीडे एक्टिविटीज़। अगर पेशेंट को मेमोरी लॉस हो गई तो अगर वो धीरे धीरे हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे तो वो अपने काम रेगुलरली और रूटीनली कर पाएगा, और वो बिजी रहेगा तो उसे चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। देन स्पीच थेरेपी टू रीलर्न मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू प्रोडक्ट स्पीच, इसलिए हमें उसे स्पीच थेरेपी देना ज़रूरी है। साइकोथेरेपी टू लर्न कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड न्यू बिहेवियरल स्किल टू इम्प्रूव द मूड डिसऑर्डर और एड्रेस पर्सनैलिटी चेंजेस। अगर पर्सनैलिटी चेंजेस हो गई है पेशेंट को तो हमें उसे साइकोथेरेपी देना ज़रूरी है ताकि वो नई चीज़ें वापस से वो सीख पाए। देन नर्सिंग डायग्नोसिस किस किस पे बनेगा? पेन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज एन एविडेंस बाय द पेशेंट फॉर्मलाइजेशन। पेशेंट की बात से पता चल रहा है पेन रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पेन रिलीफ पे बनेगा। देन हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज द बॉडी एविडेंस बाय द रेस बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम किस पे बना सकते हैं? हाइपोथर्मिया पे। Then imbalanced nutrition less than body requirement related to less intake of food as evidenced by nausea and vomiting. So students, I hope you understand the topic. Just I'm smallly concluded. Encephalitis basically क्या होता है? एक इन्फेक्शन है, जस्ट किसके किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, बट एग्जैक्ट कॉजेज टोटली अननोन। हमने देखा उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, व्हाट आर द etiologies एंड व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट। देयर इज नो सर्जिकल मैनेजमेंट एंड फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू ट्रीट विद द एंटीबायोटिक्स. So I hope you understand this topic, and this all for the today's class. Thank you so much.